ओके राजा बेटा, अब आपको पता है कि हमारी बात चल रही है डीएनए रेप्लिकेशन की, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन को कंप्लीट करते हैं और आगे मूव करेंगे, देखेंगे सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मैंने आपको अब तक ये समझाया था कि डीएनए को अपनी कॉपीज बनानी होती है। सेल डिवीजन, एक सेल, जब एक सेल से दो सेल बनेंगे तो लाजमी होता है दोनों के अंदर जो है वो डीएनए ट्रांसफर हो जाए, और उसके लिए लाजमी होता है कि डीएनए अपनी कॉपीज बनाए। वो प्रोसेस जिससे डीएनए अपनी कॉपीज बनाता है, उसे हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया था, ठीक है, जो उन्होंने डीएनए का मॉडल दिया था, उसमें उन्होंने डीएनए की रेप्लिकेशन के बारे में भी बताया था कि डीएनए की रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये बात भी याद रखनी है, हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है न्यूक्लियस मौजूद नहीं है प्रोकैरियोट के अंदर, तो उनके डीएनए रेप्लिकेशन में फर्क होगा। अच्छा, हमारे केस में न्यूक्लियस मौजूद है तो डीएनए की रेप्लिकेशन में कुछ डिफरेंस होंगे, वो लास्ट में डिस्कस करेंगे हम जरूर, ठीक है। अब तक मैंने आपको ये समझाया है कि डीएनए के दो तरह के सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस की प्रेजेंस एंड एब्सेंस की बेस पर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दोनों की रेप्लिकेशन में भी डिफरेंस रहता है। अच्छा, ये जो प्रोकैरियोटिक है ना, इनमें रेप्लिकेशन अलग तरीके से होती है और यूकैरियोटिक में अलग तरीके से होती है। हम यहाँ पे यूकैरियोटिक की पहले रेप्लिकेशन समझेंगे, ठीक है। ये जो पोर्शन है, ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको, ये पता है ये क्या है? ये क्या है? नो, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ये वाली मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूक्लियर। ओके बेटा, आपको पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर पोर्स भी मौजूद होते हैं, इन पोर्स को हम क्या कहते हैं? इन पोर्स को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर कहा जाता है इन्हें, न्यूक्लियर पोर। ओके, न्यूक्लियर पोर। अच्छा, हम न्यूक्लियस के अंदर बात कर रहे हैं। आपको पता है कि नॉन डिवाइडिंग जो सेल्स है, नॉन डिवाइडिंग सेल्स के अंदर क्या मौजूद होगा? क्रोमोसोम या क्रोमेटिन नेटवर्क? क्रोमेटिन नेटवर्क। और जब सेल डिवाइड करने जा रहा होगा तो उनसे क्या बनेंगे? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम किन किन से बने हुए होते हैं? क्रोमोसोम किस चीज से बने हुए होते हैं? डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन। हम यहाँ पे हमने एक क्रोमोसोम से डीएनए को बाहर निकाला है, ठीक है। अब ये बड़ा लाजमी होता है कि जिस डीएनए की कॉपीज बनानी है आपको, जिसको अपनी कॉपीज बनानी है, तो उसके अंदर उसकी जो है वो जो एक्सक्यूज मी, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जिस डीएनए की कॉपीज बननी है उनमें जो स्ट्रैंड्स हैं वो अनकॉइल हो जाएं। जब तक वो अनकॉइल नहीं होंगी, रिकॉइल हुई भी रहेंगी। ये अनकॉइल स्टेट है, ये वाली खुली हुई, और ये बंद हुई भी रिकॉइल स्टेट है। अगर वो रिकॉइल होगा ना तो उसकी कॉपीज नहीं बन पाएंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसको ये अनकॉइल किया जाए, और उस अनकॉइल करवाने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? कौन सा बताया था मैंने आपको? नो, हेलिकेस, डीएनए हेलिकेस। चले अभी बता रहा हूं आपको, ठीक है, कि बड़ा ही लाजमी होता है कि डीएनए की अगर कॉपीज बनानी है तो उसको अनवाइंड किया जाए, जो कि डीएनए हेलिकेस करवाएगा। हेलिकेस एंजाइम याद रखना है यहां से आपको। अच्छा जी, अब डीएनए में बड़ी टेंडेंसी होती है, इसकी जो स्ट्रैंड्स है ना, अनकॉइल होने के बाद अगेन रिकॉइल हो जाती है, अनकॉइल होने के बाद अगेन रिकॉइल हो जाती है। रिकॉइल से हमें प्रिवेंट करना है तो इसके लिए कुछ प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो इनके आड़े आ जाती हैं, सामने आ जाती हैं। उन प्रोटीन्स को हम सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, एसएसबीपीएस, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जो इनको रिकॉइल होने से प्रिवेंट करेंगे। आपको है ना अनकॉइलिंग समझ में आ गई? अनकॉइलिंग, अनकॉइलिंग समझ में आ गई? रिकॉइलिंग होने से प्रिवेंट करने वाली प्रोटीन समझ में आ गई? ये प्रोटीन है, ये एंजाइम, ठीक है। अच्छा, अब जब अनकॉइलिंग की जाती है ना, एक और बात समझो, जब अनकॉइलिंग की जाएगी तो आगे वाली स्ट्रैंड्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है, ठीक है, वो ब्रेक ना हो जाए, इसके लिए एक एंजाइम होता है हमारे पास, गायरेज। गायरेज उस टेंशन को रिलीज कर देगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेने देगा उनको, टेंशन नहीं लेनी चाहिए किसी भी चीज की, ठीक है। डीएनए हेलिकेस ने अलग किया, गायरेज ने उनकी टेंशन रिलीज कर दी, ठीक है। हाँ, टेंशन देने वाले आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन लेनी नहीं है। आप दूसरों के लिए टेंशन बन जाओ, ऐसा काम करना है। वेल, डीएनए, जी, डीएनए गायरेज, ठीक है। अच्छा, हेलिकेस समझ में आ गया, गायरेज समझ में आ गया। अब यहां से काम शुरू होगा डीएनए पॉलीमरेज का। हमारा बिलव्ड जो डीएनए पॉलीमरेज है वो अपना काम करेगा। ये जो फॉर्मेशन होती है, ये जो अनकॉइलिंग की जाती है ना, अनकॉइलिंग, इस प्रोसेस को हम फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क, क्योंकि फॉर्क जैसा लग रहा है ना आपको,
फोर्क जैसा, फोर्क किसे कहते हैं हम? कांटा। तो ये लग रहा है ना कांटा, ठीक है ठीक है, तो इसे फॉर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फोर्क कहते हैं। वेल इसके बाद यहां पर अटैच होगा एक हमारा मॉलिक्यूल जिसे आरएनए प्राइमर कहते हैं, ठीक है, अटैचमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर होगी। दोनों कानों से बातें सुननी है आपको। अटैचमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर क्या होगा? आरएनए प्राइमर ये आरएनए की एक स्ट्रैंड होती है जिसमें लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। आरएनए की स्ट्रैंड लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए पॉलीमरेज को बताएगी कि भाई इस रास्ते में न्यू स्ट्रैंड बनाओ, ठीक है, उसे हम आरएनए प्राइमर कहते हैं। यहां तक फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क समझ में आ गई, ठीक है। आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर आरएनए की एक स्ट्रैंड होती है जिसमें जस्ट 10 न्यूक्लियोटाइड हैं। ये बताएगा कि डीएनए पॉलीमरेज आपको किस तरीके से कहां से सिंथेसाइज करनी है न्यू स्ट्रैंड, ठीक है, गाइडिंग का काम करेगा, गाइडर वाला काम करेगा ये आरएनए प्राइमर। ये बात आ गई समझ में। अब आएगा डीएनए पॉलीमरेज पिक्चर में, ठीक है जी जी, क्योंकि ये आरएनए जाहिर सी बात है ना, वो उसको गाइड करेगा, गाइड करने का काम है और कुछ भी नहीं, ठीक। अच्छा, यहां पर एक एंजाइम, जैसे मैंने आपको कहा डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज को डीएनए पॉलीमरेज इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये डीएनए डीएनए की पॉलीमराइजेशन करवाएगा। पॉली यानी मेनी, मरेज का मतलब यूनिट, बहुत सारे यूनिट्स जो है कि कंबाइन हो रहे होंगे, न्यू डीएनए बन रहा होगा, इस वजह से डीएनए पॉलीमरेज। इतनी डिटेल याद नहीं रखनी है आपको। हेलिकेज ने इसको क्या, हेलिकेज ने क्या करा था, यहां पर एक बार रिकेप लेते हैं। अनवाइंड, गायरेज ने क्या करा, टेंशन रिलीज की, और डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, न्यू न्यूक्लियोटाइड लगवा के न्यू स्ट्रैंड बनाएगा। न्यूक्लियोटाइड कहाँ है, सराउंडिंग में जो साइटोप्लाज्म है ना, यहाँ पर वहां पर भरे हुए हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड अटैच होंगे वो कौन से होंगे, राइबो न्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, आप डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड अटैच होते रहेंगे और डीएनए की न्यू स्ट्रैंड जो है वो ग्रो करती रहेगी, ग्रो करती रहेगी, ग्रो करती रहेगी, ठीक है। इस तरीके से ये जो प्रोसेस होता है जिसमें न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होती है, इलोंगेट हो रही होती है, इसे हम इलोंगेशन कहते हैं जी जी। वायरसेस के अंदर हम देखेंगे देयर इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस, देयर इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस जी। लेकिन वो आरएनए से आरएनए हाँ बिल्कुल आरएनए की भी रेप्लिकेशन होती है, कुछ स्टेप सिमिलर है, कुछ डिफरेंस है, जरूर बात करेंगे उसकी जी। कौन सा जी, आरएनए के अलग अलग टाइप्स है बेटा, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए जी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। जब आरएनए की अगर हमें टाइम मिला तो मैं आपको टाइप्स बता दूं, ठीक, चल। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर अटैचमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर, उसके बाद एलोंगेशन। एलोंगेशन का मतलब क्या था, एलोंगेशन का मतलब क्या था कि न्यू न्यू न्यूक्लियोटाइड अटैच हो रहे होंगे और न्यू स्ट्रैंड बनेगी, न्यू स्ट्रैंड बनेगी। यहां तक बातें ये समझ में आ रही है। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले एक रिकेप लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क, इसका मतलब क्या था राजा बेटा, आप बताओ, रेप्लिकेशन फॉर्क का मतलब क्या था जी, अनकॉइल कर दिया उसे हमने, ठीक है। इनको प्रिवेंट किसने किया, रिकॉइल से प्रिवेंट किसने किया है, एसएसबीपीएस, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद इसकी टेंशन किसने रिलीज की, गायरेज ने, ठीक है। उसके बाद अटैचमेंट कौन किसकी हुई, आरएनए प्राइमर क्या था राजा बेटा आप, वेरी गुड, एक स्ट्रैंड होती है आरएनए की 10 न्यूक्लियोटाइड पर बेस्ड, ठीक है। अच्छा, वो यहां पर अटैच होगी, गाइडर का काम करेगी। उसके बाद इलोंगेशन, इलोंगेशन क्या था, इलोंगेशन राजा बेटा, न्यू न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे होंगे और स्ट्रैंड बन रही होगी, ठीक है, ये इलोंगेशन था। उसके बाद होगा प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग यानी ये एक तरीका होता है जिसमें न्यू स्ट्रैंड जो बनी है उसको चेक किया जाता है। उसके बाद जब ये रेप्लिकेशन हो जाएगी कंप्लीट, एक स्ट्रैंड यहाँ से एक स्ट्रैंड यहाँ से बनेगी, ठीक है। अच्छा, ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है, हमेशा रेप्लिकेशन 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंडिंग होगी, ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंडिंग। ये 5 प्राइम एंडिंग है ना, तो इसकी रेप्लिकेशन इस तरह से हो रही होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम ही डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होगी, आपको याद रखना है, ठीक है जी। हमेशा रेप्लिकेशन जो स्टार्ट होगी ना बेटा, वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये 3 प्राइम एंड है तो इसका दूसरा एंड क्या होगा 5, तो एंजाइम इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है, और न्यू स्ट्रैंड बन रही होगी, ठीक है, आगे ग्रो कर। ये कौन सा एंड है, इसका ऊपर कौन सा एंड होगा 3, तो यहां से है ना रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होगी, ठीक है। 3 टू 5 प्राइम डायरेक्शन में ये एमसीक्यूज पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, और न्यू स्ट्रैंड जो है वो रिलीज हो जाएगी। डीएनए की वो स्ट्रैंड जो कि नई कॉपी बना रही होती है, डीएनए की वो स्ट्रैंड जो नई कॉपी बना रही होती है उसे हम टेम्पलेट कहते हैं। तो यहाँ पर कितनी टेम्पलेट्स मौजूद है हमारे पास जी, एक बार फिर से बोलता हूं, डीएनए की वो स्ट्रैंड जो कि नया डीएनए बनवाएगी उसे हम टेम्पलेट कहते हैं। हमारे पास कितनी टेम्पलेट्स हैं यहाँ पर, दो 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 टेम्पलेट्स हैं यहाँ पर जी जी।
वो डीएनए की वो स्ट्रैंड जो न्यू स्ट्रैंड बनवाएगी, डीएनए की वो स्ट्रैंड जो न्यू स्ट्रैंड बनवाएगी उसे हम टेम्पलेट कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है इसका। जब बेटा वो वाइंड हुआ है तो आप याद रखो उसे हेलिक्स कहेंगे, अनवाइंड हुआ है उसे टेम्पलेट कहा जाएगा, ऐसे याद रख लो आप। ये बात आ रही है समझ में? चलें ठीक है, यहाँ तक ठीक है, हर बात ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, और अब इसके बाद जो है कि ये जो है कि रिलीज हो जाएगा, ये न्यू स्ट्रैंड रिलीज होगी, ठीक है। अच्छा, ये जो न्यू स्ट्रैंड रिलीज हुई है इसके हिसाब से न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इस वजह से डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव कहा जाता है। देखें, ये जो न्यू स्ट्रैंड यहाँ से रिलीज होगी, ये अपनी दूसरी बराबर वाली स्ट्रैंड खुद से जनरेट कर लेगी, खुद से जनरेट कर लेगी। और इसमें आप याद रखो, ये वाली जो न्यू स्ट्रैंड है ना, एक तो न्यू होगी, न्यू दूसरी वाली स्ट्रैंड वही की वही होगी। इसको समझते हैं, देखें, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए मौजूद था, यहाँ पर टी मौजूद है और यहाँ पर जी मौजूद है, तो न्यू स्ट्रैंड पे क्या होगा, इसके सामने क्या होगा, टी, इसके सामने ए, इसके सामने सी। ये वाली न्यू वाली स्ट्रैंड ये थी, चलें, ए यहाँ पर आ गया टी और यहाँ पर आ गया सी, ठीक है, ए टी सी, ठीक है, ए टी सी, टी ए सी होना चाहिए, ठीक है, टी ए सी। ये तो न्यू स्ट्रैंड है, ये अपनी दूसरी स्ट्रैंड बनाएगी, क्योंकि डीएनए कितनी